हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आज इस बेसिक केमिस्ट्री के सीरीज में पार्ट थर्ड में। जैसा कि हमने पार्ट टू में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था, हमने वहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में आपको बताया था। आई होप आपने पार्ट वन और पार्ट टू दोनों देखा होगा, तब जाके आप पार्ट थ्री में आए हैं आप। तो पार्ट थ्री ये वीडियो तभी आपको समझ में आएगा जब आप पार्ट वन पार्ट टू आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर आप पार्ट वन और पार्ट टू को देखें, फिर आके पार्ट थ्री में ज्वाइन करें। तो आज हम लोग जहाँ पार्ट टू हम लोग ख़त्म किए थे, जहाँ पे छोड़े हुए थे वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में। जैसे हमने पहला क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ा था। हालांकि हम सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में आपको हम बहुत पहले बता चुके हैं, पार्ट वन में ही बता दिया था हमने। फिर भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियली सबको लेकर के। तो आइए हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के पहला पॉइंट जो था यानी सॉलिड के बारे में। सॉलिड में हमने क्या क्या पढ़ा। सॉलिड क्या है? मैटर का एक ऐसा स्टेट है ना जिसका मास, वॉल्यूम, शेप, साइज सब कुछ डिफिनिट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। यानी सबसे पहला पॉइंट अगर हम सॉलिड के बारे में जानना चाहें तो क्या जान सकते हैं कि क्या होता है? मास, वॉल्यूम, शेप एंड साइज। ठीक है, साइज, ये सब कुछ डिफिनिट होता है। सब क्या होता है? डिफिनिट होता है, ये फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता सॉलिड का। पहला पॉइंट इसके बारे में। दूसरा पॉइंट, इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं। जैसे एग्जांपल आपके आसपास बहुत सारा चीज़ है, चेयर हो गया, या फिर जिस मार्कर से हम लिख रहे हैं वो मार्कर हो गया, ये वाइट बोर्ड हो गया, ये सब क्या है? ये सब सारे सॉलिड के एग्जांपल है। ठीक है, ये सारे सॉलिड के एग्जांपल है। ठीक है, तो सॉलिड के बारे में पहला चीज़ तो ये होता है कि मैटर का एक ऐसा स्टेट जिसका शेप, साइज, मास, वॉल्यूम सब कुछ डिफिनिट हो, है ना, उसको हम बोलते हैं सॉलिड बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है इसके बारे में? दूसरा पॉइंट ये है कि इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स होता है वो काफ़ी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, यानी वेरी स्ट्रॉन्ग इसको लिखना पड़ेगा, वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपके इसके बारे में क्या जानते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है ना, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वो ऑलमोस्ट जीरो होते हैं, यानी वो जीरो मान के हम लोग चलते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट सॉलिड के बारे में है। चौथा पॉइंट इसके बारे में क्या है? देखो, अगर पार्टिकल काफ़ी करीब है, पार्टिकल मान लो कि अगर काफ़ी करीब है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तगड़ा है, इसका मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो काफ़ी हाई होगा। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा काफ़ी हाई होगा। ठीक है, यानी इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है मैंने आपको पार्ट वन में बता दिया था, आप वहाँ जाकर वीडियो को देख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, या फिर हाई लिख दो। ठीक है, ये चौथा पॉइंट है इसके बारे में, सॉलिड्स के बारे में। चौथा पॉइंट हमने लिखा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। अब हमने ये बताया है आपको, ये बेसिक सा चीज़ काफ़ी आपको इतना जानने के लिए। उसके बाद हमने आपको ये बताया कि सॉलिड जो होता है वो दो तरह का होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो हमने बताया कि सॉलिड्स के टाइप्स के बारे में, टाइप ऑफ सॉलिड में सॉलिड दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है जिसको हम बोल रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला कौन सा टाइप है भाई? क्रिस्टलाइन सॉलिड। हालांकि ये चीज़ आपको 12th में पढ़ना है, फिर भी थोड़ा सा जान लीजिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्या। और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। इसको हम नॉन क्रिस्टलाइन भी कहते हैं, इसको हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं। तो कहीं अगर बुक में नॉन क्रिस्टलाइन लिखा गया हो तो आप इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर एमॉर्फस सॉलिड भी कहते हैं। पहले बेसिक सा चीज़ आप जान लीजिए, ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल नया है। आपने सॉलिड के बारे में अगर आप क्लास 11th में हो, 9th में हो, 10th में हो, तो शायद इसका नाम आप ना सुने हो, या फिर सुने भी हो तो काफ़ी अच्छा बात है। सबसे पहले ये समझो क्रिस्टलाइन क्या होता है। क्रिस्टलाइन ट्रू सॉलिड कहते हैं इसको। आप जानते हो कि सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उसको हम प्रेस नहीं कर सकते हैं। यानी सॉलिड के बारे में पहला नेचर जो होता है, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। जब हम सॉलिड को दबा नहीं सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, जिसे हम दबा नहीं सकते, उसे ट्रू सॉलिड कहते हैं। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग कौन सा सॉलिड कहते हैं भाई? ट्रू सॉलिड कहते हैं, ट्रू सॉलिड है ये। अब ट्रू सॉलिड कहने के पीछे कारण है, मैं भी आपको बताता हूँ। और इसको हम लोग सूडो सॉलिड कहते हैं। कौन सा सॉलिड कहते हैं? सूडो सॉलिड। ये झूठा सॉलिड है, ये सच्चा सॉलिड है, ये झूठा सॉलिड है। ऐसा क्यों भाई? सच्चा सॉलिड इसलिए बोल रहे हैं, इसके पार्टिकल को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, इस सॉलिड को आप दबा नहीं सकते हो, लेकिन इसके पार्टिकल को आप कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो। कैसे? देखो, मान लो ये एक सॉलिड का एक पार्ट है
अब ये भी छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बना होगा। तो ये पार्टिकल जो होते हैं ना, काफ़ी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है इनका, आइडियल अरेंजमेंट होता है। आपको दिखने से क्या लगेगा कि आपको एक यहाँ आइडियल अरेंजमेंट नज़र आएगा और एक इसका शेप नज़र आएगा और रेगुलर ज्योमेट्री नज़र आएगा। इस तरह से अरेंजमेंट काफ़ी सुंदर तरीके से अरेंजमेंट होता है। लेकिन इसमें जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है ना, ये सिस्टमेटिक नहीं होता है। सिस्टमेटिक का मतलब है कि इसका कोई अरेंजमेंट नहीं है, पार्टिकल कहीं भी हो सकते हैं, कोई इसमें सिस्टम नहीं है, पार्टिकल कहीं भी हो सकते हैं। अगर पार्टिकल में कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसका एक डेफिनिट ज्योमेट्री है और इसका डेफिनिट ज्योमेट्री नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें जो रेंज होते हैं मॉलिक्यूल्स का या फिर आयंस का या फिर एटम्स का, जो अरेंजमेंट का रेंज होता है वो लॉन्ग रेंज होता है। मतलब ये लंबे, मतलब काफ़ी स्ट्रेट चेन में इसको हम अरेंज कर सकते हैं, लेकिन इनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है ना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ट्रू सॉलिड का मतलब क्या है कि इनका डिफिनिट ज्योमेट्री होता है। इनका ज्योमेट्री जो होता है क्या होता है बच्चों? डिफिनिट ज्योमेट्री होता है ना। और इनका जो होता है इनडिफिनिट ज्योमेट्री होता है। इनका ज्योमेट्री जो है वो इनडिफिनिट है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपने समझा, इसको ट्रू सॉलिड, सूडो सॉलिड, ये डिफिनिट ज्योमेट्री और ये इनडिफिनिट ज्योमेट्री। पार्टिकल कहीं कहीं पड़े हुए हैं लेकिन यहाँ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। क्लियर है बात? चलो तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी आपने थोड़ा सा जाना सॉलिड्स के बारे में, और सॉलिड्स के बारे में बताया और टाइप्स के बारे में बताया, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बारे में। और क्रिस्टलाइन के बारे में हमने ये बताया कि इसको ट्रू सॉलिड कहते हैं, एमॉर्फस को हम लोग सूडो सॉलिड कहते हैं। देखो सूडो सॉलिड का एग्जांपल, अगर एमॉर्फस का एग्जांपल आपसे कोई पूछे, क्रिस्टलाइन का एग्जांपल तो भरा पड़ा है। जो भी एग्जांपल आप देख रहे हो, चाहे बोर्ड हो या मार्कर हो या फिर चेयर हो, टेबल हो, ये सारे क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल है। जो एमॉर्फस के एग्जाम्पल होते हैं वो रबर हो गए, टायर हो गए, है ना, प्लास्टिक से बने खिलौने हो गए, ग्लास हो गए, ये सारे जो है एमॉर्फस के एग्जाम्पल हैं। तो आप एग्जाम्पल किसी को भी दे सकते हो, वो एमॉर्फस सॉलिड है। और इसके बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए हम लोग क्लास 12th में जब सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्यों इसको सूडो सॉलिड बोलते हैं और क्यों इसको ट्रू सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो स्टेट है जिसके बारे में हमने चर्चा किया, मैटर्स के बारे में, जिसको हम लिक्विड बोल रहा था। लिक्विड क्या है? लिक्विड के बारे में हमने ये बताया कि भाई ये भी मैटर का स्टेट्स होता है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बने हुए हैं, है ना। इनका जो है मास वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप साइज फिक्स नहीं होता। तो ये सब चीज़ के बारे में बेसिक चीज़ हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। हम फिर यहाँ ज़्यादा वक्त जाया नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम यहाँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव करते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी में मैंने आपको सबसे पहले जो आपको बताया है वो प्योर सब्सटेंस के बारे में बताया है। ये प्योर सब्सटेंस क्या होता है? ठीक है, प्योर सब्सटेंस। देखो प्योर का मतलब क्या होता है? प्योर का मतलब होता है जहां एक ही तरह का पार्टिकल हो, जहां पे एक ही तरह के पार्टिकल हो उसको हम प्योर बोलते हैं, है ना, जिसको शुद्ध सब्सटेंस भी बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस में हमने सबसे पहला टाइप आपको बताया। सबसे पहला जो टाइप था इसका वो था एलिमेंट। अब यहीं से ओरिजिनल केमिस्ट्री स्टार्ट होता है बच्चों, यहाँ से आप ध्यान देना, क्योंकि ऐसे भी हम जानते हैं साइंस, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल का साइंस है केमिस्ट्री। अगर आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स अच्छे तरीके से समझ में आता है, उनका क्लासिफिकेशन अच्छे तरह समझ में आता है, तो आपको केमिस्ट्री को समझने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो सबसे पहले आओ एलिमेंट क्या होता है। देखो एलिमेंट का मतलब होता है, एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो एक ही तरह के पार्टिकल के मिलने से बना हुआ है। यानी एलिमेंट के बारे में सबसे पहला पॉइंट हम क्या मैं आपको बताना चाहूंगा कि ए प्योर सब्सटेंस, ए प्योर सब्सटेंस which is made by only one type of particle, only one type of particle, type of particles। ठीक है, याद रखिएगा। यानी एलिमेंट्स हम किसको बोल रहे हैं? एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स हो, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। कार्बन सिर्फ कार्बन के मिलने से बना हुआ है, न कि नाइट्रोजन के मिलने से बना हुआ है। नाइट्रोजन सिर्फ नाइट्रोजन के पार्टिकल के मिलने से बना हुआ है, न कि ऑक्सीजन के पार्टिकल के मिलने से बना हुआ है। तो जो पार्टिकल, जो सब्सटेंस एक ही तरह के पार्टिकल के मिलने से बने हो, उसी को हम लोग एलिमेंट कहते हैं। आई होप समझ में आया। चलिए एलिमेंट के बारे में सबसे पहले आप ये जान लें कि टोटल एलिमेंट जो होते हैं वो टोटल एलिमेंट 118 है। अभी जो है टोटल एलिमेंट का संख्या जो है, जो आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो 118 एलिमेंट्स है।
ठीक है। 118 एलिमेंट्स हैं और 118 एलिमेंट्स में सबसे खास मैं बता, देखो साइंस जब भी आप पढ़ते हो तो आपके लिए सबसे प्राइमरी चीज़ क्या होता है कि लेटेस्ट डिस्कवरी जो है, लेटेस्ट इन्वेंशन जो है वो आपको याद रखने पड़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 2016 तक हमारा जो पीरियोडिक टेबल जो था वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं था, लेकिन अब मेरा पीरियोडिक टेबल जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है ना। और उसमें टोटल जो है 118 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। अब हमने बताया कि ये एलिमेंट जो है ये इसके थ्री टाइप्स होते हैं। एलिमेंट के 3 टाइप्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटलॉइड्स होते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम जो आता है केमिस्ट्री में, एलिमेंट्स समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन बात आता है जब उसको क्लासिफिकेशन पे कि भाई क्लासीफाई कैसे किया जाए, मेटल्स को हम कैसे पहचाने, नॉन मेटल्स को कैसे पहचाने, मेटलॉइड को कैसे पहचानो। तो इसके लिए बड़ा बेस्ट ट्रिक मैं लेकर आया हूँ और इस वीडियो में आपको इस ट्रिक जरूर बताऊंगा। अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में, मैं ट्रिक बताऊंगा कि आप एक ट्रिक के माध्यम से मेटल को भी पहचान सकते हैं, नॉन मेटल को भी पहचान सकते हैं और मेटलॉइड को पहचान सकते हैं। आपने लोअर क्लास में जरूर पढ़ा होगा मेटल का प्रॉपर्टी, नॉन मेटल का प्रॉपर्टी, लेकिन जब आपके सामने कोई एलिमेंट दे दिया जाए और कहा जाए पहचानो ये मेटल है नॉन मेटल, तो आप वहाँ ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके देखोगे कि इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं करना है ना। तो हम बिल्कुल ट्रिक देने वाले हैं, आप अंत तक बने रहे इस वीडियो में। तो मेटल जो होते हैं वो एलिमेंट जो होते हैं 118 होते हैं। 118 एलिमेंट में आपको जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं 80% मेटल होते हैं। इसमें 80% अप्रॉक्स जो हैं वो मेटल हैं और 20% में जो है वो आपका क्या होगा नॉन मेटल और होगा मेटलॉइड। क्या होगा? मेटलॉइड। ठीक है, मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड। सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो मेटल्स का है, 80% मेटल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप थोड़ा मेटल्स के बारे में जान लें, फिर नॉन मेटल्स और मेटलॉइड के बारे में जानेंगे। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं सबसे पहले ये समझिए। मेटल्स तो वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी एक ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम लोग मेटल्स बोलेंगे। पहला पॉइंट है इसके बारे में। अब ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज कब क्रिएट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आपको किसी को पॉजिटिव दिखा तो आप बोलोगे उसमें मेटल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला, दूसरा पॉइंट जो होता है इसके बारे में, सबसे पहला इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ये इलेक्ट्रॉन लेने के बारे में कभी नहीं सोचता, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देने के बारे में सोचता है। तो समझ में आया दूसरा पॉइंट, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो तीसरा सबसे खास बात है कि जो मेटल्स होते हैं इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, या तो +1 होगा, नहीं तो +2 होगा और नहीं तो +3 होगा। यानी इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब होता है लास्ट वाले सेल में इलेक्ट्रॉन जो होंगे या तो +1 होंगे, नहीं तो +2 होंगे, नहीं तो +3 होंगे। वैलेंस भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं आगे, इंतजार करें आगे वीडियो का। तो ये 3 चीज़ मेटल के बारे में मैंने बताया, पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन डोनर हो और साथ साथ उसके लास्ट वाले सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन हो। क्लियर है बात? अब देखिए मेटल्स में भी अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, मेटल्स में सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए थोड़ा सा जगह बनाते हैं और बात करते हैं मेटल के बारे में। देखिए मेटल्स जो होते हैं या मेटल्स में 2 तरह का मेटल्स होता है। एक मेटल जो होता है वो हाई रिएक्टिव होता है, एक मेटल जो होते हैं हाई रिएक्टिव होते हैं और एक मेटल जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं। एक टाइप के मेटल जो लेस रिएक्टिव होते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं सारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, यानी सारे धरती के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये एक हाई रिएक्टिव होगा, एक लेस रिएक्टिव होगा। जो मेटल लेस रिएक्टिव होगा वो हमेशा फ्री स्टेट में रहेगा। कहाँ रहेगा? फ्री स्टेट में रहेगा, जिसको हम लोग उसका नेटिव स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, मतलब अकेला पड़ा होगा, उसको किसी के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मेटल हाई रिएक्टिव होता है वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में होगा, पड़ा होगा। ठीक है, कंबाइंड स्टेट में पड़ा होगा। ठीक है, याद रखिए कंबाइंड स्टेट और ये फ्री स्टेट। कंबाइंड स्टेट जैसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम हो गया, हो सकता है क्लोरीन के साथ हो सकता है ऑक्सीजन के साथ पड़ा हो ऑक्साइड के फॉर्म में, या पोटेशियम KCl के फॉर्म में पड़ा हो, है ना। कॉपर ऑक्साइड हो गया, इस तरह से पड़ा हो, है ना। या मान लो Fe2O3 हो गया। ये सब मेटल जो हमेशा किसी न के साथ कंबाइंड होकर रहेंगे, ये सब जो है वो हमेशा हाई रिएक्टिव होते हैं, अकेला नहीं होंगे। अगर अर्थ क्रस्ट के अंदर होंगे भी तो किसी न के साथ बॉन्ड बनाकर होंगे, किसी न कंबाइंड होकर होंगे।
जो अकेला पड़े होते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, सिल्वर जिसको हम Ag बोलते हैं, उसी तरह मान लो गोल्ड हो गया, ठीक है, जिसको हम Au बोलते हैं, है ना। ये सब इनर्ट मेटल है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, जहाँ भी होंगे फ्री होंगे etc, ठीक है। ये फ्री स्टेट में होते हैं। तो मेटल में ही दो टाइप हो गए, एक हो गया हाई रिएक्टिव और एक हो गया लो रिएक्टिव। जो हाई रिएक्टिव होगा वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में होगा, और जो फ्री स्टेट होगा वो हमेशा नेटिव स्टेट में होगा, अकेला पड़ा होगा। क्लियर है बात? याद रखिएगा सारे अर्थ क्रस्ट के अंदर होते हैं। क्लियर है बात? चलो आप एक बार कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। जनरली मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, सिर्फ मरकरी को छोड़ दिया जाए जो लिक्विड स्टेट में होता है, बाकी सारे मेटल जो होते हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं। ये चीज़ आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सॉलिड मेटल जो होते हैं वो मेटल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। दूसरा जो हमने टाइप पढ़ा वो है लिक्विड का, दूसरा जो टाइप है वो है नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल जो होते हैं वो जनरली वो गैस होते हैं, है ना, जनरली गैस होते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं लिक्विड और गैस भी बोलते हैं, लिक्विड भी हैं एक हैं लिक्विड या गैस भी, गैसियस स्टेट में होते हैं, ठीक है, जो नॉन मेटल होंगे। इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा। अगर निगेटिव चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। और इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होगा 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, है ना, 7 होगा और फिर 8 भी हो सकता है, ठीक है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके लास्ट वाले सेल में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कुछ खास बात नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। चलिए नॉन मेटल जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, नॉन मेटल में कौन कौन आएगा। जैसे मान लीजिए कार्बन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, फॉस्फोरस आ गया, है ना, सल्फर हो गया, है ना। ये सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, ये सॉलिड स्टेट में भी होते हैं। सल्फर हो गया, ये सब सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। और ये नॉन मेटल्स हैं तो इनको आप आसानी से पहचान सकते हो कि नॉन मेटल जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे, इलेक्ट्रॉन देने का काम कभी नहीं करते हैं। आप इनसे इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हो तो कभी नॉन मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को नहीं देंगे, लेकिन मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ मेटल के बारे में, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा इसके बारे में। मेटल जनरली ऑक्सीडेशन को फेवर करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे और इसको रिडक्शन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक अलग वीडियो मैं आपको बना दूंगा अलग पार्ट में, फिलहाल इसमें हम कुछ नहीं चर्चा कर रहे उसके बारे में। तो ये चीज़ है नॉन मेटल। उसके बाद है मेटलॉइड, तीसरा जो अपना टाइप है जिसको हम बोल रहे हैं मेटलॉइड, ठीक है। मेटलॉइड क्या है? मेटलॉइड में जिसमें दोनों प्रॉपर्टी हो, है ना, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी हो थोड़ा बहुत, ठीक है, जो दोनों की तरह बिहेव करे। जो मेटल की तरह भी बिहेव करे और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करे, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड कहते हैं, ठीक है। इट बिहेव्स एज बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। क्लियर? तो होता है, जैसे इसका एग्जांपल है सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इसका एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये सब एग्जांपल है इसका। क्लियर? ये सब चीज़ें समझिए। मेटल्स के बारे में आप जनरली ये भी जानते हो कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हो। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। और जो मेटलॉइड जो होते हैं वो बैड और गुड दोनों में से कोई हो सकते हैं, या दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। ऐसे भी इनका संख्या ज़्यादा नहीं है, ऐसे हम लोग पीरियोडिक टेबल का स्टडी करेंगे तो इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि एलिमेंट 3 तरह का होता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। थोड़ा वो चर्चा हमने किया, और सारी बातें बाकी है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, जो धीरे धीरे हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका ये स्टेट हुआ। उसके बाद हम लोग जस्ट आगे बात करते हैं, एलिमेंट का ही पार्ट है, एटम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, फिर हम लोग नए वीडियो में यानी
बेसिक केमिस्ट्री के सीरीज के पार्ट 4 में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एलिमेंट किसके मिलने से बना हुआ है, यानी एटम्स की हम बात करेंगे। और वहाँ पर हम लोग ये पढ़ेंगे कि एटम से रिलेटेड सबसे पहला थ्योरी किसने दिया, एटम वर्ड किसने दिया, एटम जो है वो किसके मिलने से बना हुआ है। तो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक हम उस वीडियो में लेकर आएंगे। तो आप तीनों वीडियो देखकर तैयार रहें और चौथे वीडियो का इंतजार करें। जैसे ही चौथा वीडियो आएगा लेकर आएंगे, आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे केमिस्ट्री में वीक हैं, अगर आपके दोस्त हों या कोई स्टूडेंट्स हो जिसको केमिस्ट्री बोरिंग लगता हो, समझ में ना आता हो, तो ये वीडियो आप उसको शेयर कर सकते हैं ताकि इसका बेनिफिट जो है उन बच्चों को भी मिल सके। फिर मिलते हैं चौथे पार्ट में बेसिक केमिस्ट्री के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।